बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी 5-12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है जो नॉन एक्साइटेड फॉर्म में मौजूद हो, मतलब कि जो कोई कंडक्शन नहीं कर रही होगी मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स की, वो रेस्टिंग फॉर्म में कहलाएगी। रेस्टिंग मीन्स नॉन एक्साइटेड स्टेट। अब क्योंकि हर एक सेल के अंदर और सेल के बाहर मुख्तलिफ किस्म के आयंस पाए जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होती है। आयंस कुछ सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, कुछ आयंस सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। निरेंस पोटेंशियल के अंदर ये बात हम पढ़ चुके हैं, डोनान इक्विलिब्रियम के अंदर भी। जब मेम्ब्रेन के एक साइड पे आयंस ज़्यादा होते हैं, दूसरी साइड पर कम होते हैं, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन के रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में। वैसे तो तकरीबन हर एक एक्साइटेबल सेल के अंदर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, तो टोटल रेंज बनती है -30 मिली वोल्ट टू 100 मिली वोल्ट। जैसे कि कार्डिक फ्रीक्वेंसी फाइबर्स -90 तक, -80 मसल सेल, तो ये सारे वेरी करते हैं, डिपेंड करता है आयनिक इन्वायरमेंट पर। यानी कि सेल के इर्द गिर्द जो आयंस मौजूद हैं उनकी अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सेल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटेल से डिस्कस करने से पहले एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए एक डायग्राम, एक एग्जांपल है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक एक्वस सॉल्यूशन को सेपरेट कर रही है। मतलब ये मेम्ब्रेन है, दोनों साइडों पर एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, और जो आयंस हैं, सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन मौजूद है, एक नेगेटिव आयन मौजूद है, और इस जगह पर इलेक्ट्रोड लगाया है, इस साइड पर भी इलेक्ट्रोड लगा के वोल्टेज को मेजर किया जा रहा है वोल्ट मीटर की मदद से। वोल्ट मीटर की मदद से जब पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो उस टाइम पर दोनों साइडों पे पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट इक्वल है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ज़ीरो पोटेंशियल होगा। जैसे ही इस साइड पर एक नया पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं तब इस साइड को हम पॉजिटिव कहेंगे और इस साइड को कंसीडर कर लेते हैं रेफरेंस के तौर पर ज़ीरो, क्योंकि अगर इनको कैंसिल किया जाए वैल्यूज़ को, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई तो ये +1 वैल्यू यहाँ पर बच गई। इसी तरह एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, दूसरी साइड पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जैसे ही एक नया पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे, नया पॉजिटिव चार्ज ऐड करने की वजह से अब पोटेंशियल जो है वो
क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस साइड पर पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ज़ीरो की, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। रेफरेंस के लिए इस साइड को ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इस तरीके से कि अगर एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है और उसके साथ एक और वायर मौजूद है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस -12 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, अगर वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं तो -12 का डिफरेंस आएगा, यानी 12 वोल्ट का डिफरेंस है। और दूसरी साइड पे अगर +12 वोल्ट हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है 0 और 12 का +12 होगा, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है पॉजिटिव 12 वोल्ट और नेगेटिव 12 वोल्ट के दरमियान, तो ये बनेगा 24 वोल्ट। तो ये सारा न्यूरॉन के अंदर भी कॉन्सेप्ट मैटर करता है, जो फिजिक्स के अंदर वायर्स के अंदर जो पोटेंशियल मेजर किया जाता है उस तरीके से। अब कुछ चैनल्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं। फैक्टर्स establishing and maintaining resting membrane potential। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रिएट यानी एस्टेब्लिश कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं और इसको मेंटेन कौन से फैक्टर्स करते हैं, इस बात को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रिएट करता है वो आयन चैनल्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में मौजूद है। और सिर्फ ये आयन चैनल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इनका फंक्शन, इनकी परमिएबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो आयन चैनल हैं, जैसे कि पोटाशियम चैनल, इनकी परमिएबिलिटी जो सेलेक्टिव है ये मेन रोल प्ले करती हैं। मतलब कि ये आयन चैनल कुछ आयंस को गुजरने देंगे और कुछ आयंस को गुजरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक एनायंस, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं नेगेटिव चार्ज वाले। इन ऑर्गेनिक एनायंस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिक आयंस जो हैं मेम्ब्रेन की एक साइड पर ज़्यादा होंगे और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर ज़्यादा होंगे, कम होंगे सॉरी। तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा थोड़ा, लेकिन मजीद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज डिस्कस कर चुके हैं इसको। एटीपीएज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम के तौर पे काम करता है। एंजाइम ऐसा जो कि एटीपी को ब्रेक करता हो, उससे एनर्जी हासिल करके सोडियम और पोटाशियम को पंप करता हो मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बाहर। तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे
और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे। जैसे सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा होंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 सोडियम अंदर आएंगे, तो जिसकी वजह से एक आयन के एक चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा, बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं और स्टैब्लिश करते हैं। एस्टैब्लिश करने के लिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक आयंस की और आयन चैनल्स की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मेन रोल प्ले करती है, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज काम करता है। अब डिटेल की तरफ आते हैं कि डिटेल में ये आयंस जो हैं कैसे मेंटेन होते हैं। सपोज ये एक मेम्ब्रेन है जो कि न्यूरॉन की है, किसी जगह पे भी हो सकती है, सोमा वाले पॉइंट पे भी या एक्सोनल पॉइंट पे भी। अब जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। ऑर्गेनिक आयंस बाहर वाली साइड पर कम है और ऑर्गेनिक आयंस जो ICF है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑर्गेनिक आयंस कम होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसके अलावा जो पोटाशियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस भी सेल के अंदर ज़्यादा हैं और जो सेल के बाहर वाला रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ पर पोटाशियम आयंस कम है। इसीलिए डायग्राम में मैं साइज पोटाशियम का कम बना रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अब जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं और सोडियम आयंस अंदर कम है सेल में। ये जो मेन आयंस हैं ये 3 हैं। इसके अलावा क्लोराइड आयन बाहर ज़्यादा है और क्लोराइड आयंस अंदर कम है। कैल्शियम आयंस बाहर ज़्यादा है और कैल्शियम आयंस सेल के अंदर कम है। ये तो था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। रेस्टिंग कंडीशन है, कोई चेंज नहीं आ रहा वोल्टेज का, वोल्टेज स्टेबल मौजूद है -70 मिली वोल्ट पर। लेकिन ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे, कि मतलब ऑर्गेनिक आयन बाहर कम कैसे बने, बाहर कम क्यों है, पोटाशियम बाहर कम क्यों है, सोडियम बाहर ज़्यादा क्यों है, क्लोराइड बाहर ज़्यादा क्यों है और कैल्शियम बाहर ज़्यादा क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल्स की बात करते हैं कि चैनल्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पर वर्क करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल के लिए बाद में डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला है पोटाशियम लीक चैनल। ऐसे चैनल्स लीक चैनल्स कहलाते हैं जो कि हमेशा ओपन रहते हों, जिनको स्टिमुलस की ज़रूरत ना पड़ती हो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, हमेशा ओपन होते होंगे, जो वो लीक चैनल्स कहलाएंगे। इसके बाद हैं सोडियम लीक चैनल। सोडियम लीक चैनल्स की अमाउंट बहुत कम होती है और सोडियम की परमिएबिलिटी सिर्फ 4% होती है पोटाशियम की निस्बत, 4% परमिएबिलिटी लीक होने की, क्योंकि सोडियम के जो लीक चैनल्स हैं बहुत कम अमाउंट में हैं। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, सोडियम पोटाशियम पंप।
तो इम्पोर्टेंट चैनल्स की बात कर रहे थे। इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं पोटाशियम लीक चैनल, सोडियम लीक चैनल, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो कि चैनल का काम भी करता है और एंजाइम का काम भी करता है। केमिकली एक एंजाइम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और आयंस का को एक पाथवे प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, तो इस वजह से इसको चैनल भी कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट है क्लोराइड पोटाशियम सिम्पोर्टर। क्लोराइड पोटाशियम सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर ऐसे चैनल को कहा जाता है जिसके अंदर दोनों आयंस एक डायरेक्शन में मूव करते हो। क्लोराइड और पोटाशियम, इन दोनों को बाहर मूव करवाता है ये चैनल एक साथ, तो इस वजह से इसको सिम्पोर्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कैल्शियम एंटी पोर्टर। सोडियम कैल्शियम एंटी पोर्टर जो होगा, सोडियम को अंदर लेकर आएगा और कैल्शियम को बाहर लेके जाएगा। दोनों की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसको एंटी पोर्टर कहा जाता है। अब डिटेल से बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, कि कैसे ये सारा प्रोसेस, यानी कैसे ऑर्गेनिक आयंस बाहर कम हुए, पोटाशियम कम हुआ, बाकी सारे आयंस बाहर ज़्यादा हुए, ये कैसे हुआ। पहले बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब ये सारा प्रोसेस समझने के लिए इमेजिन करनी पड़ेंगी, सारी बहुत बातें सपोजिशन पर हैं। सपोज दोनों साइडों पर ऑर्गेनिक आयन इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं स्टार्टिंग में हमारे पास। पूरे टॉपिक को समझने के लिए ये सारी बातें जो हैं इनको सपोज करना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि ऑर्गेनिक आयन इक्वल अमाउंट में है स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। अब जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाना है तो सेल क्या करेगा, ऑर्गेनिक आयंस को बनाना शुरू करेगा अपने अंदर। सेल अमाइनो एसिड्स को बनाएगा। ऑर्गेनिक आयंस जब बन जाएंगे जिस टाइम पर, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक आयंस की कंसंट्रेशन सपोज हमारे पास सेल के अंदर बढ़ चुकी है। अब क्योंकि अमाइनो एसिड्स हैं, साइज ज़्यादा है और इनकी परमिएबिलिटी नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनिक आयंस बाहर जाना चाहेंगे और बाहर नहीं जा सकेंगे, टकरा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन इसके लिए परमिएबल नहीं है। परमिएबल अगर होती मेम्ब्रेन तो ये ऑर्गेनिक आयंस बाहर चले जाते और कंसंट्रेशन फिर दोबारा से इक्वलाइज हो जाती, इक्विलिब्रियम में आ जाती। लेकिन जो इसका केमिकल ग्रेडियंट है और इसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, यानी कि केमिकल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है, ऑर्गेनिक आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल हमेशा ऑर्गेनिक आयंस की या कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट करवाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अंदर जो है केमिकल कंसंट्रेशन, केमिकल ग्रेडियंट या केमिकल पोटेंशियल अंदर ज़्यादा है सेल में और बाहर की तरफ कम है, तो इसे मूव करना चाहिए था बाहर की तरफ, लेकिन ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है और ये वापस आ जाएंगे टकरा के। अब इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब कि -10 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। जाहिर है बाहर जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम है
तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। अंदर वाली साइड को मेम्ब्रेन की सपोज अब कंसीडर करते हैं -10 मिली वोल्ट, बाहर वाली साइड को 0 मिली वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब जो ऑर्गेनिक आयंस हैं इनकी वजह से सिर्फ इतना सा चेंज आता है। ये बात फाइंड करने के लिए निरेंस्ट इक्वेशन यूज की जाएगी, निरेंस्ट पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, यानी कि एक टाइप के जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट होता है मेम्ब्रेन की साइड्स पर। लेकिन अब बात करते हैं पोटाशियम आयंस की। इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से पोटाशियम आयंस जो हैं बाहर पहले और अंदर इक्वल अमाउंट में मौजूद थे, इसकी वजह से अब पोटाशियम आयंस बाहर से अंदर आएंगे। एक बार पोटाशियम आयंस बाहर से अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डोनान इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। डोनान इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर मेम्ब्रेन के एक साइड पर कोई इनसोलेबल या फिर नॉन डिफ्यूजेबल ऑर्गेनिक आयन मौजूद हो, यानी कि ये परमिएबिलिटी जिसके लिए ना हो, अगर वो मौजूद है, तब दूसरे जो डिफ्यूजेबल आयंस होंगे, दूसरे जैसे सोडियम पोटाशियम, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगी। ऑर्गेनिक आयन यहाँ पर नॉन डिफ्यूजेबल है, मतलब परमिएबल नहीं है, तो जिसके चार्ज को कैंसिल करने के लिए दूसरी साइड से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से पोटाशियम आयन इधर आएंगे। एग्जाम्पल में बात कर रहे थे कि पोटाशियम आयन पहले इक्वल हैं दोनों साइडों पर, जैसे ही ऑर्गेनिक आयन यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटाशियम के लीक चैनल्स होते हैं, जो पोटाशियम के लीक चैनल्स परमिएबल होते हैं इस चीज़ के लिए, और पोटाशियम के जो आयंस हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, पोटाशियम जो है अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस टाइम पर पोटाशियम के अंदर आने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि दोबारा ज़ीरो की तरफ आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो पोटाशियम आयंस हैं बाहर कम हो गए और अंदर ज़्यादा हैं। जो नेगेटिव चार्ज जिसकी वजह से बना हुआ था वो इसकी वजह से कुछ ना कुछ, इसके आने की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ गए। अब लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल 100। अब जैसे ही पोटाशियम अंदर आएंगे तो पीछे मौजूद जो पोटाशियम है वहाँ पर कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगी, तो जो इसका केमिकल, पोटाशियम का केमिकल ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पोटाशियम का केमिकल ग्रेडियंट डिस्टर्ब होने की वजह से जो है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वजह से सोडियम पोटाशियम पंप की। सपोज ये सोडियम पोटाशियम पंप है। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, तीन सोडियम अंदर से बाहर भेज देगा। इससे पहले क्या था, सोडियम की अमाउंट बाहर भी और अंदर भी सेम थी, तो ये 3 सोडियम बाहर भेज देगा। 3 सोडियम बाहर भेजने के बाद उसके साथ साथ एटीपी को यूज़ करेगा, एक एटीपी के मॉलिक्यूल को, और 2 पोटाशियम के आयंस अंदर ले आएगा। 2 पोटाशियम आयंस अंदर आने की वजह से और 3 सोडियम बाहर जाने की वजह से जो डिफरेंस होगा तकरीबन -50 मिली वोल्ट बन जाएगा। अब इस टाइम पर क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर कम हो गए और बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अंदर वाली साइड को नेगेटिव कह रहे हैं, और जो पोटाशियम आयंस हैं उनकी अमाउंट अंदर बढ़ती जाएगी इस तरह से। एक रीज़न इसकी वजह से और दूसरी रीज़न पोटाशियम आयंस इसके अंदर आ जाएंगे सोडियम पोटाशियम पंप से होते हुए। इसके बाद जो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज को बात की थी कि क्लोराइड आयन बाहर और अंदर स्टार्टिंग में सेम होंगे, इमेजिन करें, लेकिन जैसे ही क्लोराइड पोटाशियम
सिम्पोर्टर काम करेगा। क्लोराइड पोटाशियम सिम्पोर्टर, यानी कि जो पोटाशियम आयंस हैं और जो क्लोराइड आयंस हैं इन दोनों को ये बाहर ले जाएगा, पोटाशियम आयंस को भी और क्लोराइड आयंस को भी। बाहर जाने के बाद अब दोबारा पोटाशियम होने लगा है कम और क्लोराइड आयन अंदर जो हैं कम हो गए, बाहर क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो आयन बचता है जो इम्पोर्टेंट है वो कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन नॉर्मली इस बात से पहले अगर फर्ज करें कैल्शियम इक्वल अमाउंट में मौजूद था बाहर भी और अंदर, इसके बाद यहाँ पर काम करता है सोडियम कैल्शियम एंटी पोर्टर। सोडियम कैल्शियम एंटी पोर्टर क्या करेगा, इस कैल्शियम को बाहर भेज देगा और इसकी जगह पर सोडियम को अंदर ले आएगा। तो इस मकसद के लिए इस चैनल को एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, चैनल को एनर्जी इस वजह से नहीं यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जो फोर्स सोडियम अंदर आने के लिए डिफ्यूज़ होने के लिए लगा रहा है ये उस फोर्स को यूज़ करते हुए कैल्शियम को बाहर भेज रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी। इसी तरह जो क्योंकि पोटाशियम आयन यहाँ पर ज़्यादा हो चुके थे, पोटाशियम आयन दोबारा बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्लोराइड आयंस को उसके साथ भेज रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करके दोनों को साथ भेज रहा है सिम्पोर्टर। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, इन दोनों स्टेप में एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, सिर्फ इस स्टेप में ही एनर्जी रिक्वायर होगी। अब ये सारा प्रोसेस है कि इसको रिपीट करते हैं। ऑर्गेनिक एनाइंस के ज़्यादा होने की वजह से पोटाशियम अंदर आया। अब सोडियम पोटाशियम पंप ने क्या किया, सोडियम को बाहर भेजा, पोटाशियम को मज़ीद अंदर लेके आया। अब पोटाशियम का जो केमिकल ग्रेडियंट है वो बढ़ने की वजह से पोटाशियम बाहर लीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए क्लोराइड पोटाशियम सिम्पोर्टर क्या करता है, इस क्लोराइड को भी बाहर निकाल देता है। अब जो क्लोराइड आयन से बाहर चले जाएंगे और उसके अलावा जो पोटाशियम आयन से दोबारा थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो सोडियम आयंस हैं वो भी बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और सोडियम आयंस अंदर आएंगे एंटी पोर्टर के ज़रिए, सोडियम कैल्शियम एंटी पोर्टर। जैसे ही ये सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा होगा, हर एक आयन की वजह से थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बन रहा है। एंड में जो पोटेंशियल बनेगा सारी चीज़ों का सम करने के बाद, तो सारी चीज़ों का सम करने के बाद जो पोटेंशियल बनेगा वो -70 मिली वोल्ट होगा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के लिए। सारी बातों को सम अप करें, हर एक आयन की कंसंट्रेशन को, बाहर जो आयन ज़्यादा हैं पॉजिटिव आयन्स जैसे कि सोडियम और क्लोराइड आयन नेगेटिव है, कैल्शियम आयन पॉजिटिव, ये सारे बाहर ज़्यादा हैं जिसकी वजह से अंदर वाली साइड जो है नेगेटिव बन गई। और इसके अलावा जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनकी अमाउंट कम होती है, बाहर भी सेल के और अंदर भी सोडियम की निस्बत, टोटल कंसंट्रेशन। बाहर वाली साइड को हम ज़ीरो इसलिए कंसीडर करते हैं, बाहर वाली साइड पर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज आता है एक्शन पोटेंशियल के दौरान और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान ICF में, इनर साइड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इन सारे आयंस की कंसंट्रेशन का चेंज सिर्फ इनर साइड पे आता है, बाहर वाली साइड पर चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि बाहर वाली साइड पे हालांकि देखने में ऐसा लग रहा है कि पोटाशियम सोडियम वगैरह मूव कर रहे हैं, ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड कैल्शियम ये बाहर मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता बाहर। उसकी रीज़न ये है कि जो बाहर ये आयंस हैं इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें हज़ारों में है, एक दो आयंस आने की वजह से कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि अगर हज़ारों में आयंस मौजूद हैं बाहर वाली साइड पे ये सारे, तो इनके बाहर मज़ीद इस साइड से और आने की वजह से यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो टॉपिक के स्टार्ट में बात की थी कि कुछ चैनल्स हैं ऐसे जो
मेंटेन रखते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेंटेन रखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं। फैक्टर ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, परमिएबिलिटी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ऑर्गेनिक आयन है ये स्टार्टिंग में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब अंदर ज़्यादा है और बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड पर इसकी आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि सेल ने अंदर ये अमाइनो एसिड वगैरह जनरेट करना स्टार्ट किए। फिर इसके बाद सारा प्रोसेस चलता गया जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हुआ। याद रखना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा जब भी क्रिएट होता है जब आयंस की कंसंट्रेशन वेरी करती हो, मतलब बाहर वाली साइड पर आयंस। अब इसके लिए अगर एक डायग्राम बनाई जाए वो कुछ इस तरह से बनेगी। बाहर वाली साइड पर मेम्ब्रेन के पॉजिटिव आयंस की अमाउंट सपोज 5 हो गई और अंदर वाली साइड पर पॉजिटिव आयंस की अमाउंट जो है वो 3 हो गई, और साथ साथ अंदर वाली साइड पर नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं, बाहर वाली साइड पर भी नेगेटिव आयन मौजूद हैं। तब एक नेगेटिव आयन सपोज 2 अंदर वाली साइड पर हैं, एक नेगेटिव आयन बाहर वाली साइड पर है। अब इसको कैलकुलेट करें कौन सी साइड पॉजिटिव बचेगी और कौन सी साइड नेगेटिव बचेगी, कौन सी साइड ज़्यादा नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर एक तो पॉजिटिविटी कम है, पॉजिटिव आयंस कम है, दूसरा नेगेटिव आयंस ज़्यादा है, तो मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को माइनस नेगेटिव साइड कहेंगे, बाहर वाली साइड को पॉजिटिव साइड कहेंगे, या ज़ीरो भी कह सकते हैं इसको रेफरेंस के तौर पर। और ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये भी बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर वाली साइड को नेगेटिव और बाहर वाली साइड को पॉजिटिव कहेंगे। तो ये सारा टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले आपको डोनान इक्विलिब्रियम और निरेंस्ट पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टॉपिक को क्लियर करना होगा।